नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित विजवान। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के ये प्रकार क्या क्या कहते हैं। पहले प्रकार के बारे में बात करते हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, पांचवा है विस्थापन अभिक्रिया, छठवां है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सातवां है उपचयन अभिक्रिया और आठवां है अपचयन अभिक्रिया और नौवां है रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा अभिकारक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं तो वह क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इस कहने का अर्थ ये है कि इसमें क्या हो रहा है? अभिकारकों का संयोग हो रहा है। इसमें अभिकारकों का संयोग हो रहा है। उत्पाद कितने बना रहा है? वो केवल एक। अगर एक से ज़्यादा उत्पाद बनते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। संयोजन अभिक्रिया के लिए अभिकारक दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उत्पादक केवल एक ही होना चाहिए। समझिए इस चीज़ को। उदाहरण से समझते हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए आप? यहाँ अभिकारक कितने हैं? दो अभिकारक हैं। कौन कौन से अभिकारक हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। ये अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और उत्पाद कितने हैं यहाँ पे? उत्पाद केवल एक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CaO। इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? बुझा हुआ चूना। इसे CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं। ठीक है। यहाँ अभिकारक कितने हैं? यहाँ अभिकारक दो हैं। कौन कौन से अभिकारक हैं? बिना बुझा हुआ चूना और जल। और उत्पाद कितने बनाए उसने? एक उत्पाद बनाया। नेक्स्ट देखते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? जल बनता है। समझिए। यहाँ अभिकारक कितने हैं? दो अभिकारक हैं। कौन कौन से अभिकारक हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उत्पाद कितने हैं यहाँ पे? एक है। क्या है? H2O एक उत्पाद है। समझ गए होंगे आप। संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक कितने होने चाहिए? दो या दो से ज़्यादा। और उत्पाद केवल एक ही होना चाहिए। एक से ज़्यादा उत्पाद होते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। समझ गए? उत्पाद कितने होने चाहिए? केवल एक ही। अब नेक्स्ट देखिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब एकल अभिकारक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ है जब एक अभिकारक अभिक्रिया करता है तो वह बहुत सारे उत्पादों में टूट जाता है। यानी कि उत्पादों की संख्या कितनी होगी? दो से ज़्यादा या दो के बराबर। यदि उत्पाद एक बन रहा है तो वह वियोजन अभिक्रिया नहीं होगी। उत्पाद कितने होने चाहिए? दो से ज़्यादा। उत्पाद कितने होने चाहिए? दो से ज़्यादा या दो के बराबर। समझ गए आप? अब देखिए इसका उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण है इसका चूना पत्थर। इसे बोलते हैं चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको उष्मा दी जाती है, ये उष्मा दे रहे हैं इस चीज़ को, तो क्या बनना है? बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। कब? जब चूने पत्थर को उष्मा दे रहे हैं। यहाँ पे एकल उत्पाद है। यहाँ पे एक अभिकारक है ये, और उत्पाद है यहाँ पे दो। समझ गए? अभिकारक कितने होने चाहिए वियोजन में? एक। और उत्पाद कितने होने चाहिए? दो। समझ गए इस चीज़ को? या दो से ज़्यादा। संयोजन में संयोग हो रहा है, वियोजन में क्या हो रहा है? अभिकारक टूट रहा है। समझ गए? अब नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अतिरिक्त ऊष्मा बाहर निकलती है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अतिरिक्त ऊष्मा होती है तो वह बाहर निकलती है। ठीक है। अभिक्रिया के दौरान अतिरिक्त ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया। समझिए क्या निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान अतिरिक्त ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। अब इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या करता है, ऊष्मा बाहर निकालता है। ठीक है, इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है। समझिए इस चीज़ को, यहाँ ऊष्मा बाहर निकल रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, जब बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना और ऊष्मा को बाहर निकालता है। आपने कभी घर में देखा होगा कि जब हम चूने को पानी में मिलाते हैं तो एक ऊष्मा निकलती है, वो उबलता है, क्या चूना उबलता जैसे है तो उसमें से एक ऊष्मा निकलती है। ठीक है, वह ऊष्मा कौन सी निकलती है, ऊष्माक्षेपी वाली निकलती है। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा निकलती है वह ऊष्मा निकलती है कौन, जब हम चूने को पानी में मिलाते हैं। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। हम नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखिए। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए आप। अभिक्रिया तभी होती है, रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब उसमें ऊष्मा दी जाती है। यदि रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा नहीं दी जाएगी तो वह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। उस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऊष्मा की ज़रूरत होती है। समझिए, उदाहरण के लिए CaCO3, जब इसमें ऊष्मा देंगे तो दो उत्पाद बनेंगे। ठीक है, दो उत्पाद बने। हमने उत्पाद पे नहीं जाना है, हमने केवल ये देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा ले रहा है या ऊष्मा छोड़ रहा है या ऊष्मा बाहर निकाल रहा है। यदि ऊष्मा वो बाहर निकालेगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। यदि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होगी तो हम बोलेंगे कि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ भी देखिए, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत, इन दोनों को हम साथ में समझ सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों अभिक्रियाओं को हम साथ में समझ सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ ध्यान दीजिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण और संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण एक ही है। आपको अलग अलग उदाहरण याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछेगा तो एक ही उदाहरण आपने दोनों में लिखना है, लेकिन अभिक्रिया की भाषा अलग होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की भाषा अलग होगी और उस संयोजन अभिक्रिया की भाषा अलग होगी। अब नेक्स्ट देखिए, वियोजन अभिक्रिया में देख रहे हैं आप, यहाँ CaCO3 को जब ऊष्मा दी जा रही है तो वह क्या बना रहा है, CaO प्लस CO2। ऊष्मा देने के बावजूद यदि ऊष्मा नहीं दी जाएगी तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसका उदाहरण वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माशोषी का उदाहरण आप एक ही याद रख सकते हैं परीक्षाओं के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक द्वारा दूसरे अभिकारक को विस्थापित किया जाता है और नए उत्पाद बनाता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, एक अभिकारक, ये उदाहरण से समझते हैं। ये अभिकारक इस वाले अभिकारक के CO4 को क्या कर रहा है, SO4 को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। ठीक है, ये विस्थापित कर रहा है किसमें, FeSO4, ये वाला उत्पाद बना रहा है, प्लस Cu। ठीक है, पहले Cu के पास था SO4, अब इस Fe ने विस्थापित किया तो अब हुआ FeSO4। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। समझ गए आप। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है। यहाँ पे भी वही हुआ है, समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए,
दो अभिकारक हैं उनमें यदि क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा केवल एक ही विस्थापित कर रहा है, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में भाई उदाहरण से समझते हैं, भाई तू मेरे को ये दे, मैं आपको वो देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे वही हो रहा है। यहाँ से समझते हैं, ये देखिए यहाँ पे NaSO4 प्लस BaCl2 जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, BaSO4, ठीक है, और प्लस NaCl बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं Ba के पास SO4 आ रहा है और Na के पास Cl आ रहा है, यानी कि जो क्या है आयन है उनका क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, किसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। इस वीडियो में इतना ही।